चलो, बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग आई विल आस्क यू लिटिल लिटिल सेट ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछूंगा मैं, छोटा छोटा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग थोड़ा 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 करके आंसर दोगे, थोड़ा करके उसको आंसर देते जाओगे, ठीक है। सबसे पहला चीज मेरे को बता कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या चीज है, मतलब कौन से लेटर से हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। आज सॉन्ग नहीं, यस सॉन्ग है ना, क्यों नहीं है आज, संगीत से ही शुरू करेंगे। लेक्चर से पहले पहले अभी थोड़ा वार्तालाप करेंगे, फिर मैं तुम लोग को चिल्लाऊंगा, फिर तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, फिर मूड ठीक करने के लिए मैं सॉन्ग लगाऊंगा। वेरी गुड। कैन एनीबडी what is the unit of charge? What is the unit of charge? No, Q is how we represent a charge. I is for current का representation. Coulomb, yes, Coulomb is the unit of charge. ठीक है। कोई पोटेंशियल एनर्जी का, अच्छा कूलम का, लेकिन तुम लोग स्पेलिंग गलत बोल रहे हो, इट इज COULUMB, कूलम। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है गॉस लॉ क्या है? लाइक टाइप करो यस, फिर मैं तुमको अनम्यूट करूंगा, फिर तुम लोग गॉस लॉ बता सकते हो मेरे को, इफ यू कैन स्पीक अबाउट व्हाट इज गॉस लॉ। नहीं याद है? अच्छा मेरे को एक चीज बता, मैं थोड़ा तुमको चिल्लाना तो पड़ेगा ना, अब मैं तुम्हारा आंसर नहीं पड़ गया तो चिल्लाऊंगा मैं, बरोबर। अच्छा मेरे को एक चीज बता कि तुम में से कितने लोग हैं, लोग जो मैं फिर से एक बार फिर से पूछा, आई गेस आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड यू पीपल वंस बिफोर, कितने लोग हैं जो जेई कर रहे हो, जरा फटाफट फटाफट मी करके नाम टाइप करो, मी बस। एक, दो, दो ही बच्चे जेई दे रहे हैं, जेई वाले जागो जाओ। तीन, केतन, पूजा एंड ना कौन, विशाल। तीन बस। ओके, देयर ओनली 3 पीपल फॉर जेई, वेरी डिसअपॉइंटिंग, पर ठीक है। नीट वाले लोग, नीट वाले यस टाइप करो। 4, 5, 6, 7। नीट वाले कितने हैं जरा देखते, गिनते जरा नीट वाले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। चार्ट में रिप्लाई करना। चार्ट का मतलब ये, एक ही जहां पे भी रिप्लाई करो मैं रीड कर लूंगा, टेंशन मत लो। चार्ट, चार्ट में रिप्लाई करो, चार्ट में, Q&A में मत रिप्लाई करो। 8, बस 8 लोग। नीट है यार, 8 लोग। मेरे सामने 65 स्टूडेंट है, जरा मैं देखो कितने बच्चे सुन रहे हैं। वो 10 बच्चे तो सुन नहीं रहे। हाँ, वो लोग तो अपनी दुनिया में खुश है। 7, 6, 6 बच्चे अभी नहीं सुन रहे। 9, 9 हुए नीट के लिए बस। हाँ मैं सोचा था, अच्छा जेई में एक बढ़ गया, 8। हाँ मैं सोचा था नीट का कम से कम, अगर ये 8 है तो वो 20-25 तो होगा ही करके। जेई अगर 8 है तो नीट कम से कम 20-25 तो होना ही मांगता है। जनरली मैं देखता हूँ कि ट्रिपल होता है नीट जेई का। और बाकी कितने बच्चे सीईटी लेने वाले, सीईटी वाले विल टाइप सीईटी टाइप कर दो, सीईटी वाले छोटा ही टाइप करो। एक बस। तुम्हारे क्लास में कंपटीशन के लिए टोटल 19 बच्चे ही है, बाकी लोग सिर्फ बोर्ड देने वाले हैं। क्या बात है, सबको अपना जीवन का उद्देश्य मालूम पड़ गया लगता है। दो, सिर्फ दो। सीईटी इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आप 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, डिपेंडिंग, आप इससे इंजीनियरिंग कर सकते हो महाराष्ट्र के अंदर, आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो महाराष्ट्र के अंदर, और आप इससे बीएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हो महाराष्ट्र के अंदर। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल है। 200 मार्क का पेपर होता है,
जो उसका 11th जो होता है दैट इज अराउंड 30%, और इसमें 12th पूछा जाता है अराउंड 70%। And for NEET, sir? नीट के लिए तो इट इज लाइक नीट तो इट इज ओनली फॉर मेडिसिन, लाइक MBBS, BHMS, BUMS, BAMS, BUMS, फिर आप DMLT कर सकते हो। फार्मेसी भी नीट से कुछ जो कॉलेजेस जो है ना, वो वाली कॉलेजेस जो महाराष्ट्र के बाहर है, वो लोग नीट से फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं। कितना परसेंट 11th का रहेगा और 12th का? फॉर नीट इट इज लाइक जनरली देखने को मिलता है कि 12th का जो जाता है ना बेटा, दैट इज अराउंड 55%, एंड फॉर जेई इट इज अराउंड, सॉरी फॉर 11th इट इज 45%। जेई और नीट का कुछ ऐसा ही चलता है, 55 और 45 का रेशियो रहता है, मतलब ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं इधर उधर चेंजेस होता है। सीईटी में 70-30 का रेशियो होता है, 12th से मैक्सिमम आता है, 11th से कम आता है। लेकिन कभी कभी मैंने ये भी देखा कि 40-60 का रेशियो भी बना है, देर आर केसेस। अब इस साल तो द थिंग इज लाइक 20-80 है इस साल, क्योंकि कोविड था। तो तुमको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग कोविड वाले ग्रस्त बच्चे हो, तुमको 70-30 हो, ये सोच के चलो। मार्क्स कितना लगता है नीट में? ओ माय गॉड दीदी, नीट में 720 में से 680 लगता है, अगर गवर्नमेंट MBBS कॉलेज चाहिए तो। बट फिर भी अब जैसे कुछ सालों में मैंने देखा है कि काउंसलिंग राउंड में ऊपर नीचे होता है, तो काउंसलिंग राउंड में भी आपको 620 तो प्लस लाना ही पड़ेगा अगर MBBS में सीट चाहिए तो। और सीईटी अगर फार्मेसी वगैरह कुछ भी चाहिए तो एटलीस्ट 150 लाओ, देखो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 150 के नीचे भी कॉलेजेस मिल जाएंगे फार्मेसी और इंजीनियरिंग के लिए, बट अच्छा कॉलेज 150 के ऊपर है। ये थोड़ा सा चीज़ है जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, तो उस हिसाब से अपना एक लिमिट बना लो। इम्पॉसिबल नहीं, नहीं नहीं इम्पॉसिबल नहीं है। कौन बोला? क्यों बोले बेटा इम्पॉसिबल है करके? मेरे को एक चीज बताओ, अगर इम्पॉसिबल सोचेंगे तो क्या इस साल कोई भी बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं करेगा, जेई क्वालिफाई नहीं करेगा, सीईटी क्वालिफाई नहीं करेगा? क्या करेंगे बच्चे को? मार्क्स भी वही होंगे, मार्क्स नहीं चेंज होंगे। इट इज जस्ट कि अभी हम तुम्हारे पास जितना टाइम है उसका आप कितना यूटिलाइजेशन करते हो। आप पढ़ने के लिए हमारा स्टडी रहता जो वेबसाइट है वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियोस है वहाँ पे, ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल है वहाँ पे, आप वो देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते आप ये सब कुछ? आपको चाहिए तो मेरा एक छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी आप जाके पढ़ सकते हो। क्यों नहीं पढ़ सकते? मेरा ही नाम लगा दोगे तुम्हें, आपको मिल जाएगा। ओह, थैंक यू। डू यू फॉलो माई रैम चैनल ऑलरेडी? दैट इज नाइस, वेरी नाइस। चलो, अभी हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बट पढ़ाई से पहले जैसा मैं हमेशा कुछ ना कुछ करता हूँ, दैट इज शांत भाई। शिनचैन, सीरियसली शिनचैन, तुमको तो गाना सुनाई दे रहा है क्या? नो सर। अच्छा, नहीं नहीं सुनाई दे रहा है। वो मेरे को लगा मेरे लैपटॉप से है तो तुमको सुनाई देगा करता, मेरे को फोन से चलाना होता है। अब लेक्चर चालू करेंगे हम लोग। बहुत बात किया आज हम लोग ने। will come back to something we call as electrostatic potential। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कुछ कुछ क्वेश्चन है जो मैं बोलूंगा और आप उसको ध्यान ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले मैं बताता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। जैसे एक सिंगल चार्ज है और उसके कारण कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ओ। इस पॉइंट ओ पे मैंने एक चार्ज रखा है, लेट जस्ट से प्लस क्यू। क्या रखा है बेटा? एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, ठीक है। इस पॉइंट ओ से कहीं दूर, कहीं तो दूर मैंने एक पार्टिकल ले लिया,
एक पॉइंट ले लिया जहां पे भी एक चार्ज है, जिसपे भी एक दूसरा चार्ज है बी, जिसपे जो चार्ज का वैल्यू रखा है दैट इज प्लस क्यू, जिसपे एक चार्ज का वैल्यू रखा है दैट इज प्लस क्यू। आई कैन अंडरस्टैंड स्मॉल क्यू के कारण यहाँ पे होने वाला मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों याद रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपका जो चार्ज है ना प्लस क्यू, उसका इलेक्ट्रिक पॉइंट बी का छोड़ो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर के डायरेक्शन में है। ठीक है। अब मान लो कि मैं इस चार्ज क्यू को ना, इस चार्ज क्यू को जो इस पॉइंट बी से ओरिजिनली कितने डिस्टेंस पे था, एक्स डिस्टेंस पे था। ये जो चार्ज क्यू वहां पे देख रहे हो, ठीक है, वो उसको मैंने पॉइंट ए पे रखा। अब मेरे को ना क्या करना है पता है, एक पॉइंट है ए इधर, इस पॉइंट ए पे इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है वो चेक कर। क्या करने का बताओ, मेरे को उस पॉइंट क्यू ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है चार्ज क्यू के वजह से, वो चेक करना है। मैं ओ और ए के बीच के डिस्टेंस को लिखता हुआ है आर। क्या लिखता हूँ बेटा, मैं उसको लिखता हुआ है आर। क्या इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब सिंपल सिंपल लॉजिक, कुछ खास बड़ा काम नहीं करने का है मेरे को सिर्फ एफ निकालना है। एफ मतलब फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। अब मैं पॉइंट बी पे ना एक टेस्ट चार्ज ले जाता हूँ क्यू नॉट, और इस टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा मूव कराता हूँ बाई मेकिंग अ वेरी लिटिल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। मैंने इस क्यू नॉट को ना थोड़ा अंदर की तरफ लिया, टूवर्ड्स ओ लिया। अब मैं टूवर्ड्स ओ ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा वर्क करूंगा, और वर्क का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, इट इज माइनस एफ डी एक्स। ओके, एफ कितना है बेटा, इक्वेशन 1 से निकालो और उसको लिख दो यहाँ पे, डी एक्स। क्या मेरा वर्क का एक्सप्रेशन सबको समझ में आया? वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। 17 बच्चे हैं जो दूसरे काम कर रहे हो, 17-16 बच्चे, मत करो वो सारे दूसरे दूसरे काम, है ना। नाइस स्केच। चलो, वर्क का वैल्यू आ गया मेरे को। अब वर्क का ये वैल्यू निकाल के छोड़ना इज गुड क्या? नहीं। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेट करना। क्या करना पड़ेगा बेटा, मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे ना मेरे को पूछते हैं कि सर इंटीग्रेशन करना है, ये मालूम कैसे पड़े? बहुत दफे सर हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि इंटीग्रेशन करना है करके। तो द रीजन इज, जब भी आपको डी एक्स, डी डब्ल्यू, डी ए, डी एस ऐसा कुछ मिलेगा ना, तो समझ जाने का कि इंटीग्रेट करना है। समझ में? डी को तोड़ने का एक ही उपाय है, इंटीग्रेशन। डी एक्स को इंटीग्रेट करेगा एक्स मिलेगा, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेगा डब्ल्यू मिलेगा, डी एस को इंटीग्रेट करेगा एस मिलेगा। दैट इज द स्टोरी। ठीक है। बात समझ गए बच्चों? हेलो। हाँ मैम, हाँ मैम, बोलिए मैम। एक सेकंड बच्चों, जरा 1 मिनट होल्ड करो। हाँ, 1 मिनट होल्ड करो। हाँ मैडम, बोलिए। 1 डेज के लिए हम खाकर का तो मेरे को पता नहीं है। ब्रश कैपिटल से थोड़ा एक्सपेंसिव है शायद। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैं बीच में थोड़ा कॉल पे एक लग गया, इंपॉर्टेंट कॉल था थोड़ा सा। ठीक है। सो ये देखो, ये फोर्स का ये जो फॉर्मूला है, अभी एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर मेरे को फोर्स इक्वेशन जो है वो समझा नहीं करके। तो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू दैट कि बेटा लोग, जो फोर्स होता है ना, अगर ये दो चार्जेस है Q1 Q2 और इनके बीच के डिस्टेंस अगर R होता है, तो हम लोग फोर्स को लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, इसको हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़े थे। पर यहाँ पे तो एक ही चार्ज है, हमने क्यू नॉट तो बाद में इंट्रोड्यूस किया ना, हमने सिर्फ क्या अज्यूम करना है, सिर्फ क्यू अज्यूम करना है। तो क्यू के कारण जो फोर्स आएगा वो सिर्फ Q1/R² ऐसा दिखेगा फोर्स, एंड देयरफॉर इट इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/x²। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिए, बरोबर चीज।
इतना हमने कर लिए। अब हम लोग जो है उसके आगे बढ़ेंगे। वर्क का फॉर्मूला जो होता है दैट इज माइनस हेलो एफ सर। हाँ बेटा, हेलो सर, एक्स स्क्वायर क्यों लिखा आपने? x square is always the square of the distance that is there. पर सर वो तो ओ टू बी है ना, एस स्क्वायर क्यों लिखा? O to B है तो डिस्टेंस इज x ना बेटा। सर रिटर्न भी है, मतलब फर्स्ट ओ टू बी फिर बी टू ओ बी है। नहीं समझा बेटा मेरे को आप क्या पूछ रहे हो। सर मेरे को वही नहीं समझा, एक्स स्क्वायर कैसे आया? एक्स स्क्वायर देखो, कूलम्स लॉ जो है ना बेटा, दैट सेज F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught first charge into second charge divided by the square of the distance between them. अब यहाँ पे मैं O और B के बीच में देख रहा हूँ बरोबर, तो एक ही चार्ज है Q, तो मैंने यहाँ पे Q1 Q2 ना लिख के सिर्फ Q लिखा अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, x है, तो उसका स्क्वायर। ये लॉ है कूलम्स का। ओके हाँ सर, ओके, थैंक यू। ओके दैट्स फाइन। अब ये देखो फोर्स आ गया, अब वर्क कैलकुलेट करना है। व्हाट इज वर्क, माइनस एफ इंटू डी एक्स। माइनस लिखा, एफ एफ का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया और डी एक्स से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉर्टेड। ओके नेक्स्ट वर्क, मेरे को वर्क कैलकुलेट करना है, तो आई हैव टू इंटीग्रेट दिस एंटायर स्टोरी। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने के लिए मैं जो कांस्टेंट चीजें हैं जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, जैसे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये जो चीजें हैं ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती बरोबर। तो मैंने इन कांस्टेंट चीजों को साइड में लिया, बाहर रख दिया। मैं सिर्फ इंटीग्रेट करूंगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को। अब एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप के इंटीग्रेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज एक्स रेज टू एन। अब एक्स रेज टू एन का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, दैट इज उसका इंटीग्रेशन इज एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो अगर किसी ने बोला कि मेरे को एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अगर किसी ने बोला एक्स क्यूब का मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक्स रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज एक्स पावर 4 अपॉन पावर 4। अगर किसी ने पूछा 1 अपॉन एक्स का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, तो आप क्या, अच्छा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, 1 अपॉन एक्स का तो इंटीग्रेशन अलग है, पर एक्स स्क्वायर का तो इसको आप कैसा लिखोगे पता है, एक्स रेज टू माइनस 2 डी एक्स लिखोगे, ऊपर पावर 1 ऐड करोगे, नीचे पावर 1 ऐड करोगे, टोटल आंसर एक्स रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स। ऐसा आएगा आपका आंसर। क्या ये लॉजिक सबको समझा? टाइप यस इफ यू अंडरस्टूड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर वो स्मॉल वर्क है ना DW, हाँ उसमें नेगेटिव साइन क्यों है? अच्छा, वर्क और फोर्स जो होता है ना बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे अगर आपने ना आपने सर पे, ठीक है, अपने सर पे कुछ सामान ऐसा उठाया, तो मेरा 100 डायग्राम बहुत गंदा है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट यू डू इज ना, यू एक्ट योर वर्क इन दिस डायरेक्शन, बट उस फोर्स जो है वो आपका आपको आप ऊपर वाले डायरेक्शन में डालते हो, बट रियलिटी में आप वर्क कहाँ कर रहे हो, आप वर्क नीचे कर रहे हो। ठीक है, आप जब उसको ऊपर लिफ्ट करते हो तो आप वर्क नीचे करते हो, अगर आप उसे नीचे पुश करते हो तो आप वर्क ऊपर करते हो। तो क्योंकि वर्क और फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन वहां पे है, इसलिए वो माइनस साइन को मैंने वहां पे डाला। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन करना है dx अपन एक्स स्क्वायर का। अब इनिशियली मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो पॉइंट यहाँ पे ना जो b है ना, b वो एक इन्फिनाइट दूर था। अब यहाँ पे तो हमने x लिखा, बट मान लेते कि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था, ठीक है। और इसको मैं r डिस्टेंस तक खींच के पॉइंट a तक लाया, r डिस्टेंस लाया। तो इनिशियली वर्क तो 0 था, बट फाइनल वर्क जो है मेरा w हुआ। अब इंटीग्रेशन और dw आता है मेरा w, रेंज इज 0 से लेकर w, ये माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इंटीग्रेशन का आंसर आया माइनस 1 बाई एक्स इन्फिनिटी से लेकर r। अब ये देखो, ये रेंज वाले सिस्टम में क्या करना है, रेंज वाले सिस्टम में ना हम लोग क्या करते पता है, ऊपर वाला लिमिट, ये देखो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। सबसे पहले जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे कौन है, W है, ठीक है। W की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस करेंगे, W की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे।
ठीक है, वैसे ही माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/x की जगह पहले r पुट करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर x की जगह हम लोग इन्फिनिटी पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे बेटा? इन्फिनिटी पुट कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मेरा पेन लिखना बंद कर दिया कुछ तो, सिस्टम एरर। हाँ, माइनस 1/इंफिनिटी। क्या कोई मेरे को बता सकता है कि 1/इंफिनिटी क्या होता है? हाँ, क्या होता है 1/इंफिनिटी? एनी वन? सर 0 होता है शायद। यस, वेरी गुड। 1/इंफिनिटी का जो वैल्यू आता है दैट इज 0। एक्चुअली इट इज नॉट डिफाइंड, बट हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब ये माइनस और ये माइनस कंबाइन होके बन जाएगा प्लस। तो मेरा वर्क का फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। व्हाट इट इज? क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैट, ये जो वर्क आया ना, दिस वर्क इज बेसिकली नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि एक ही लौता चार्ज। अगर दो चार्जेस होते थे तो यहाँ पे हम लोग उसको कुछ और करते थे, बट क्योंकि एक लौता चार्ज है इसलिए मैं यहाँ पे रुक जाऊँ। Also, if you understand, you can see that V is inversely proportional to R. V is inversely proportional to R. जिसके कारण अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया जहाँ पे मैं V को प्लॉट करूंगा ऑन द y एक्सिस एंड R को प्लॉट करूंगा ऑन द x एक्सिस, तो द कर्व विल लुक लाइक दिस। द कर्व विल लुक लाइक दिस। बात समझ में? इट्स जस्ट एन इनवर्स कर्व, नॉर्मल का कर्व है, इसमें कुछ खास कुछ नहीं है, ये कोई पैराबोलिक कर्व नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कर्व। किसी ने रेज किया हैंड? हाँ, पूछो पूछो। डोंट जस्ट रेज हैंड बच्चा, क्वेश्चंस पूछो। व्हाट इज V? V is electric potential. अरे एटलीस्ट टाइप द क्वेश्चन, डोंट जस्ट रेज योर हैंड वहां पे। तो पीछे तो एक ही बच्ची है। क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो सर। ये आवाज क्यों आ रहा है? VW इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ही चार्ज था, अगर दो चार्जेस होते तो V और W सेम नहीं होता। अब अगले वाले भी दो चार्जेस होंगे तो उसमें V और W सेम नहीं होगा। ये तीन 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 आवाज मेरे को क्यों आ रहा है बच्चों? हेलो सर। हाँ बेटा। सर कोई रेज हैंड कर रहा है। क्या? कोई कुछ तो कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। हैंड रेज कर रहा है सर, तन्वी कदम। हाँ, लेकिन ये हैंड रेस करने वाला हैंड क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा? हैंड रेस करके क्या फायदा? मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा बेटा कौन हैंड सर रेस वो कर रहा है। बाई चांस सर वो ये म्यूट हो तन्वी गई, कदम। गलती से हुआ है शायद। तन्वी, यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं सर, माइक माइक अनलॉक करने के लिए बोला था। आई डोंट नो बिकॉज योर यहाँ पे एक आपका ही हाथ रेस दिखा रहा है मेरे को और किसी का तो हैंड रेस नहीं दिखा रहा। क्या है यार? तन्वी अपना हाथ नीचे ले
ये क्या कर रहे हो यार बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा दीदी, प्रतीक्षा दीदी, where are you प्रतीक्षा दीदी? पी पी प्रतीक्षा, प्रतीक्षा म्यूट, म्यूट कर दिया। हेलो सर। हाँ बेटा, सर वो इंफिनिटी वाला पार्ट समझ नहीं आया, फिर से एक्सप्लेन करें ना। हम लोग क्या कर, बेटा मैं एक्सप्लेन तो कर रही हूँ, तू जो बज रहा है वो बंद करना मेरे को पहले, ये बहुत टू बज रहा है। मेरा लैपटॉप में इशू नहीं है ना? तो सर वो किस कोई ने अनम्यूट किया है, उसका बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। अरे राम, रुको, अब ढूंढना पड़ेगा इसमें क्या क्या है। इनवाइट एंड रिमाइंड अदर्स टू जॉइन मेल, हमने यार, दिस इज टू इरिटेटिंग यू नो। हेलो सर। हेलो, हेलो हेलो, सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा, हाँ मैडम। सर तन्वी बोल रही है, उसको अनम्यूट करो। वो किसको? अनम्यूट नहीं हो पा रही है। तन्वी, तन्वी कदम। तन्वी, तन्वी को अनम्यूट कर दिया। हाँ ओके। अच्छा तन्वी वांटेड टू स्पीक समथिंग। अरे सर मेरे को मतलब लास्ट मैंने आपको पूछा था कि आप तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेने वाले थे। मैंने आपको मैसेज किया था पर आपने सीन नहीं किया, पर मेरा माइक लॉक था। ओके, मेरे को मैसेज दिखाई नहीं रहा बेटा। हाँ वो हम लोग करेंगे, क्यों टेंशन लेते हो? लेकिन ये 3 बज किस कह रहे हैं? सीरियसली यार। तो प्रतीक्षा मदाने का वो ये माइक चालू था ना उसका, उसी में से बैकग्राउंड वॉइस आ रहा था। नहीं रे बेटा, पता नहीं। रुक जाओ, नाम से साक्षी राठौड़। बेटा आपको कुछ पूछना है? एक सेकंड, आई जस्ट आस्क प्रतिभा मैम टू चेक द शॉट। अरे मैडम फोन भी नहीं उठा रही है। ये मैडम भी मेरे से बदला ले रही है, फोन नहीं उठा रही है। अच्छा, यहाँ पे जो आर का एक किसी बच्चे को था ना, ये इन्फिनिटी क्या मतलब है करके, तो द रीजन इज कि जब हम लोग ने अज्यूम किया कि ये जो पार्टिकल है ना, मतलब ये जो पॉइंट बी नहीं है, ये किधर इन्फिनिटी से यहाँ तक आ रहा है, ऐसा अज्यूम करके चल रहा है। क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पॉइंट बी के हिसाब से नहीं देंगे ना, इसलिए वो इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट लिया कि दूर से किधर तो हम लोग एक चार्ज को लेके आ रहे हैं। हेलो सर। हाँ बेटा, आपने ही हैंड रेज किया है। मैंने हैंड रेस किया है? हाँ यस। क्या बात कर रहे हो? ओह शिट, अब इसको नीचे कैसे करने का? एक सेकंड रुको। म्यूट, अनम्यूट, असाइन प्रिविलेजेस, चेंज रोल टू, नहीं। अरे, किसी को भी कुछ बोलना हो तो बच्चे लोग ध्यान से आप टेक्स्ट कर सकते हो, और वो ऑल चैट्स है ना, उसमें ही टेक्स्ट करना, क्यूएनए में टेक्स्ट मत करो। मैं क्यूएनए की तरफ ज्यादातर नहीं जाता, ठीक है? तो सर, नाउ वी गोइंग टू गो डाउन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लेट मी से दैट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज लाइक, ये भी है, क्या बोलते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, तो मैं बोलूंगा अपना पूरा ध्यान देना। ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। रिमेंबर हमने डाइपोल के बारे में हमारे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। डाइपोल इज टू opposite charges placed at a certain specific distance away from each other. What did I say? A dipole is two charges opposite in nature, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे है। मेरे को एक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप होता है वो समझना है, वो पढ़ना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले एक डाइपोल ड्रॉ करते हैं। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस। दिस इज अ लिटिल प्रिटी डाइपोल। इसको हम लोग चार्जेस दे देते हैं, नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को ए दे दिया, इस पॉइंट को बी दे दिया। पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, पॉइंट बी पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। ठीक है? इनके बीच में मैंने इनका एग्जैक्ट मिड पॉइंट को लिखा मैंने ओ, ये डिस्टेंस को लिखा मैंने एल, और ये डिस्टेंस को मैंने लिखा एल। मैं एल हटा दूंगा कुछ देर के बाद।
फिलहाल के लिए मैं खाली तुमको बता रहा हूँ कि इसको हम लोग लिखते हैं एल करके। मैं थोड़ी देर के बाद इसके अंदर बहुत कुछ आएगा, तभी जैसे आएगा तो मैं हटा दूंगा। मान लो रैंडम सा पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे मैं चाहता हूँ कि मैं इस डाईपोल का ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं इस पॉइंट पी से एक लाइन ड्रॉ करूंगा पॉइंट ए तक, यानी पहले चार्ज तक, ठीक है। सिमिलरली मैं इस पॉइंट पी से एक और लाइन ड्रॉ करूंगा बी तक, यानी मेरे दूसरे चार्ज, ठीक है, दूसरे चार्ज तक। अब इस पॉइंट पी से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये लाइन जो होगा ना बच्चा लोग, वो पॉइंट पी से पास होगा, ओ से पास होगा, थोड़ा एक्सटेंड भी होने वाला है, ठीक है। क्यों एक्सटेंड हो रहा है, उसका फायदा क्या है, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर। अब आई विल बी ड्रॉइंग अनदर लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यहाँ पे इसको भी मैं डॉटेड कर दूंगा। और सिमिलरली मैं एक और लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, ठीक है। मैंने इसको लिखा है थीटा, तो ऑब्वियस सा बात है मेरा एडजस्ट अपोजिट एंगल्स के अनुसार ये भी आएगा थीटा। ये एक परपेंडिकुलर है तो ये भी एक परपेंडिकुलर है। इसको मैंने लिखा एन, इसको लिखा मैंने एम, ये पॉइंट को, ठीक है। इतना सबको सॉर्टेड है। अब मैं बता रहा हूँ, देखो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट पी के डिस्टेंस को लिखा है मैंने r1, पॉइंट पी और पॉइंट बी के डिस्टेंस को लिखा है मैंने r2, पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट पी के डिस्टेंस को लिखा है मैंने r। मैं इस n को ऊपर ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। क्या ये सबको लॉजिक समझ गया है? क्या ये डायग्राम का ये हिस्सा सबको समझा है? टाइप yes if you have understood, टाइप yes if you have understood। बच्चों इतनी क्या कंजूसी, चलो वेरी गुड। अब ना मेरे को निकालना है V1। V1 मतलब द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज 1। फॉर्मूला के अनुसार इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन द डिस्टेंस। पॉजिटिव चार्ज है तो उसका प्लस क्यू और नीचे उसका डिस्टेंस V2। V2 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई R2। क्या इतना सबको समझ में आया? एक पॉजिटिव चार्ज का प्लस क्यू अपॉन R1, नेगेटिव चार्ज का, हाँ हाँ हाँ, चेतन यू बाद में बात करेंगे हम लोग उसके बारे में। फिलहाल ये V1 V2 का कॉन्सेप्ट सबको समझा क्या? आर का मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया है एक्स्ट्रा, इतना सबको समझा। तो हम लोग टोटल भी निकाल सकते हैं V1 प्लस V2, और टेक्निकली सोचूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर का क्यू जो है वो कॉमन है, सिर्फ जो बच जाएगा दैट इज 1/R1 माइनस 1/R2। मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी जो है ना हम लोग किसी और चीज पर फोकस करेंगे। अभी हम लोग ये 1/R1 माइनस 1/R2 इस चीज का वैल्यू ढूंढेंगे, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल फोकस ऑन दिस ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है। ये ट्रायंगल पे फोकस करें। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन है, एल हाइपोटेनस, थीटा ये है, ठीक है। तो अगर मैंने कॉस थीटा निकालने का सोचा तो कॉस थीटा क्या आएगा, ओ एन डिवाइडेड बाई ओ ए, यानी ओ एन डिवाइडेड बाई एल। सो ओ एन का वैल्यू आ गया मेरे पास एल कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैंने ये ट्रायंगल की तरफ नजर घुमाया, ब्लू शेडेड वाले ट्रायंगल की तरफ, ठीक है, और वहां पे मैंने सोचा कॉस थीटा निकालने का। क्या सोचा, कॉस थीटा निकालने का। तो कॉस थीटा आएगा ओ एम डिवाइडेड बाई ओ बी, therefore OM will be equal to OB cos theta, and what is OB बच्चा लोग, it is L, so it is L cos theta। ये दो चीजें क्लियर हो गई सब। मैं समझता हूँ कि ये दो चीजें जो है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, एकदम से सॉर्टेड। अब आगे देखते हैं, अब थोड़ा ना आगे फोकस करते हैं, ठीक है। अब लेट मी कंसिडर
द ज्योमेट्री, लेट मी कंसिडर दी ज्योमेट्री। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक नया ट्राइंगल पे फोकस कर रहा हूँ। कौन सा ट्राइंगल पे फोकस कर रहा हूँ, ध्यान से देख। मैं फोकस कर रहा हूँ ये वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एन पी। इसके अनुसार AP जो है वो हाइपोटेनस है, बरोबर। सो AP का स्क्वायर should be equal to AN का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर। दिस इज एज पर पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज एज पर पाइथागोरस थ्योरम। ON जो है वो बेटा कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल L स्मॉल l एक ही बात है, तो कुछ नहीं, फिलहाल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका स्मॉल भी लिखो ज्यादा अच्छा है, स्मॉल लिखो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। व्हाट इज AP? AP is technically R1, so this is R1 square. What is AN? If you focus on it, AN is nothing but L sin theta. अब ये साइड जो है ये L cos थीटा है, ये हमने ON से निकाला, और ये साइड जो है वो L sin थीटा। तो AP के लिए AN की जगह पे मैं L sin थीटा लिख सकता हूँ, प्लस NP। NP इज दिस टर्म, देखो ध्यान से, NP क्या चीज है? NP क्या चीज है? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, बरोबर। अब देखो ये चीज को मैंने लिखा L cos थीटा, ध्यान से देखो डायग्राम की तरफ देखना सबके सब। ये टोटल लेंथ जो है R है, तो तुमको नहीं लगता NP शुड बी R माइनस L cos थीटा? थिंक अबाउट इट। अगर किसी को R माइनस L cos थीटा समझा तो ये वो चैट बॉक्स में यस टाइप कर लेगा फटाफट। मेरे को यस टाइप नहीं करोगे तो सोच लो वो भी यस नहीं बोलने वाला। मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी है। नहीं समझा? ठीक है, देखो आ जाओ। क्या तुम लोग मानते हो कि यहाँ से लेकर ये टोटल डिस्टेंस जो है इसको मैं R लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैंने R लिखा था, कहाँ तक? पॉइंट O तक। अब यहाँ पे मैंने इस एंगल को लिखा है थीटा। सो थीटा के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है ना, दैट इज ऑलवेज हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, और एडजेसेंट वाला जो साइड होता है दैट इज ऑलवेज हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। हमने हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा यहाँ पे डराइव भी किया ON का फॉर्मूला में। ON का जो वैल्यू हमने यहाँ पे L cos थीटा लिया है ना बच्चा, दैट इज हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। क्या इतना सबको समझा ये L sin थीटा L cos थीटा का कॉन्सेप्ट? तो मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले L sin थीटा L cos थीटा समझा क्या, बताओ? हाँ, ठीक है। अब मुझे जो चाहिए ना, मुझे चाहिए ओ मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये बात। क्या मजाक कर रहे हैं? मुझे चाहिए सिर्फ इतना सा पोर्शन, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ NP चाहिए, इतना सा येलो वाला पार्ट चाहिए। तो मेरे को R में से L cos थीटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर आई हैव R माइनस L cos थीटा। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया मैंने उस ट्रायंगल में, कुछ भी नहीं किया। आई रियलाइज दैट R1 स्क्वायर has to be equal to L square sin square theta plus A minus B the whole square whole do. That is A square minus 2AB plus B square. मैं ये L square sin square theta को ना उस पार ले जाऊंगा। किस पार लेके जाऊंगा? पीछे लिखूंगा बस। अब मेरे को जरा इसका आंसर बताओ। इन दोनों से कॉमन निकलेगा L स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो टेक्निकली R1 स्क्वायर का वैल्यू आ गया मेरे पास R स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा प्लस L स्क्वायर। इतने पे रुकूंगा नहीं मैं इतने में क्या करने वाला, देखो ध्यान। मैंने R स्क्वायर लिखा ना, मैं 2RL cos थीटा को लेके जाऊंगा, इसको मैं R स्क्वायर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी
आर से मल्टीप्लाई करूंगा और आर से डिवाइड करूंगा, और एल स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो ध्यान से क्या बन जाएगा। आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2l cos थीटा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैं सबसे आर स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा क्या पता है, 1 माइनस 2l बाई आर cos थीटा प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, ये मेरा आर वन स्क्वायर का वैल्यू आ गया। क्या आ गया, आर वन स्क्वायर का जो वैल्यू आया है दैट इज आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2l cos थीटा प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरा आर वन स्क्वायर का वैल्यू आ गया है। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल, सेम टू सेम प्रिंसिपल मैं यूज करूंगा ये बड़े ट्राइंगल के लिए। कौन से बड़े ट्राइंगल के लिए, डायग्राम में देखो, ब्लू वाले ट्राइंगल के लिए। तुमको अगर करना है तो तुम लोग कर सकते हो, या फिर सिमिलरली लिख के जो आंसर मैं लिखूंगा वो भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आपको आर टू स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस 2l बाई आर cos थीटा प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। So now you technically have me the value of r1 square and r2 square। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर को जो है ना वो इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो एल अपॉन आर एक स्मॉल वैल्यू होता है, स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे ना, एल स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो हमको फाइनली हमारा आर वन स्क्वायर, ठीक है, हमारा आर वन स्क्वायर और आर टू स्क्वायर किस में कन्वर्ट होता है दिखता है, देखो देखो, हमारा आर वन स्क्वायर फाइनली बन जाता है एज आर स्क्वायर 1 माइनस 2l बाई आर cos थीटा, और ये आर टू स्क्वायर बन जाता है आर स्क्वायर 1 प्लस 2l बाई आर cos थीटा। ये एक आर टू स्क्वायर आ गया, एक आर वन स्क्वायर आ गया। अब मेरे को क्या करना पता है, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लूंगा तो ये आर वन बन जाएगा आर 1 माइनस 2l बाई आर cos थीटा इंटू रूट आ जाएगा ना, रूट के लिए ले लूंगा मैं पावर हाफ, so r2 will become r 1 plus 2l by r cos थीटा पावर हाफ। क्या इतना सबको समझा? ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला डेरिवेशन है, ध्यान से देखना। अब मैंने r1 और r2 निकाला, मेरे को 1 अपॉन r1 चाहिए, तो उल्टा कर दो। उल्टा करने को जाऊंगा तो तुमको नहीं लगता है कि जो पावर हाफ था वो पावर माइनस हाफ बन जाएगा, और ये r2 जो है वो 1 अपॉन r2 बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने ना एक बाइनोमियल थ्योरम में इस चीज पढ़ी थी, 1 प्लस और माइनस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस एक्स एन एक्स। ठीक है, इसको डिमूवर्स थ्योरम भी बोलता है, और बाइनोमियल थ्योरम का भी एप्लीकेशन है। जो पावर होता है ना वो x के बाजू में आ जाएगा। कंडीशन क्या है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए तो ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। जो पावर है वो x के पड़ोस में आ जाएगा। बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाऊंगा, ये इसके बाजू में ले आऊंगा, ये इसके बाजू में ले आऊंगा। So 1 upon r1 becomes 1 upon r1 minus 2l by r cos थीटा, तो ऊपर वाला माइनस हाफ का आएगा और 2l by r cos थीटा भी आएगा। सिमिलरली बाजू में भी देखो 1 upon r2 is equal to 1 upon r1 प्लस 2l by r cos थीटा है, बट उसके साथ साथ वो माइनस हाफ मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म नहीं होता, देखो ध्यान, ये माइनस माइनस फर्स्ट वाले केस में ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये 2 और ये 2 तो ये 2 और ये 2 कट हो गया। सिमिलरली ये सॉरी ये 2 और ये 2 कट हो गया ना, तो अब मेरे पास आंसर क्या बनता है 1 अपॉन r1 का, 1 अपॉन r 1 प्लस l बाई आर कॉस ऑफ थीटा। 1 बाई r2 का आंसर 1 अपॉन r 1 माइनस l बाई आर कॉस ऑफ थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना,
1/R1 माइनस 1/R2 निकाला, सब ट्राई कर दो दोनों। ठीक है, दोनों में जो कॉमन है ध्यान से देखो बच्चों, इसमें और इसमें जो कॉमन है वो निकाल लो। 1/R कॉमन है, उसको मैंने निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा, 1 प्लस L/R कॉस थीटा माइनस 1 प्लस L/R कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2 विल बिकम 1/R ब्रैकेट में 2L/R कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसको मार्क किया मैंने इक्वेशन नंबर 2। क्या सबको ये समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट है, बट क्या ये चीज सबको समझा? समझे तो प्लीज टाइप अ यस इन द चैट बॉक्स। हेलो सर। हाँ बेटा, सर एग्जाम में क्वेश्चन है तो यही कंसेप्ट यूज करना है, यही यूज करना है, एंड इट इज पर ऐसा वेरी थोड़ी ना है इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन। कौन सा अलग भी शेप आ सकता है ना डाइपोल फाइंड करने के टाइम। हाँ, लेकिन जो भी शेप आएगा ना आपको कैलकुलेट ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि शेप से डाइपोल का कोई रिश्ता नहीं। डाइपोल इज ओनली टू चार्जेस, तो अगर हम लोग डाइपोल को ऐसा ड्रॉ करें या ऐसा ड्रॉ करें फर्क नहीं पड़ेगा। हमको पॉइंट पी यहाँ पे पूछ सकता है, हमको पॉइंट पी यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो पॉइंट पी किधर पूछेगा नहीं, वो लोग हमको बोलेंगे सिर्फ डाइपोल के निकाल के दो और कुछ नहीं। ओके ठीक सर, है, स्टेप्स बताओ ना आप, क्योंकि यहाँ पे जम्बलिंग हो रहा है। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिखा, राइट हैंड साइड पे भी लिखा है। स्टेप वाइज देखो, स्टेप वाइज तो यहाँ पे ऊपर से तो एकदम सॉर्टेड था, सिर्फ यहाँ पे ना मैंने क्या किया पता है, यहाँ पे ये जो R1 था ना वो R1 को इधर लेके आया, यहाँ पे सॉल्व किया है, और R2 को मैंने इधर सॉल्व किया है। दोनों के जो आंसर्स निकले उसको मैंने यहाँ पे इस कोने में लिए, दोनों के आउटपुट्स को मैंने यहाँ यूज किया। ओके ठीक है, ऐसा खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे से 1/R1 माइनस 1/R2 का वैल्यू निकला है। ये वैल्यू को उठाएंगे और देखो ऊपर हमने यहाँ पे जो एक्चुअल पोटेंशियल का फॉर्मूला था उसमें पुट करेंगे, और फिर मेरा आंसर है, मेरा फाइनल आंसर जो आता है दैट इज B इज इक्वल टू V1 प्लस V2 दैट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 1/R1 इंटू माइनस 1/R2 के लिए वैल्यू निकाला था, 1/R 2L/R cos ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो Q और 2L, कोई याद है किसी को? तो मैंने Q और 2L के लिए क्या पढ़ाया था तुमको? किसी को याद है Q इंटू 2L क्या होता है? P इज इक्वल टू Q। P। ठीक है, Q into 12 is basically equal, sorry, Q into 12 is basically equal to P, and P is electric dipole moment. So it's P cos theta divided by R square, the final electrostatic potential of a dipole. अब इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरा डाइपोल है A and B, और मेरा पॉइंट P जो है ना that is let's just say somewhere on the axis, यहाँ पे मेरा पॉइंट P है। ठीक है, एक्सिस, अगर वो एक्सिस पे है तो थीटा तो उसका 0 डिग्रीज आ गया, है ना? उसका थीटा कितना है? 0 डिग्रीज आ गया। अगर थीटा 0 डिग्री आया तो कॉस थीटा जो होता है वो कॉस 0 बन जाता है, और कॉस 0 जो बन जाता है दैट इज 1। तो यही v जो वैल्यू आ जाएगा ना उसमें देखो कॉस थीटा की जगह क्या डालोगे आप? 1 डाल दोगे, तो b बिकम्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर मैंने इक्वेटर लिए, क्या लिया बेटा? इक्वेटर। इक्वेटर में थीटा जो आता है वो मेरा आता है 90 डिग्री, तो cos थीटा बन जाता है मेरा cos ऑफ 90, और cos 90 होता है 0। जैसे ये 0 हो गया तो सब कुछ गायब ना, मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 0। सबको ये बात समझ में आई? सर प्रीवियस स्लाइड शो करो हाँ, मैं पिछला स्लाइड दिखाऊंगा। ये स्लाइड सबको समझा ना? ना। अभी पिछले वाला स्लाइड को अच्छे से देखो, फुर्सत में देखो, मिस्टेक नहीं करना। ये डाइपोल पे क्वेश्चंस आते हैं।
क्वेश्चन आते हैं तो सम्स भी आते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट डेरिवेशन पूछा, बहुत बार पूछा हमने क्वेश्चन। ये पहले 12th के सिलेबस में नहीं हुआ करता था, 11th के सिलेबस में। जब भी 11th में होता था, हर क्लासेस वाला, हर स्कूल वाला इसको पूछता ही पूछता था। जो सारा मेहनत है वो आपको ये ट्राइंगल्स के हाइपोटेनस, एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर तुमको कोई तकलीफ नहीं। आज होमवर्क ले लो, ये डेरिवेशन को 2-2 बार प्रैक्टिस कर लेना तुमको, एज होमवर्क कंसिडर करके चलो। ये देख लिया हो गया तो मेरे को बोलना, मैं नीचे ले लूंगा उससे। हेलो सर। हाँ बेटा। सर हमने आर से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है? आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, अरे मेरे को ना, मेरा एम वॉज टू टेक आर स्क्वायर कॉमन, ठीक है। तो मैं क्या किया, इसके पास एक आर था, एक और आर दिया ताकि आर स्क्वायर हो जाए ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने एक आर स्क्वायर दिया, इसको और इससे भी डिवाइड किया। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से यही हुआ कि मेरे को एक आर स्क्वायर मिलते रहा न्यूमरेटर, ओके सर। ठीक है। एकदम अच्छे से देखो बच्चों से। तो सर हाँ बेटा। सर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आपने एलिमिनेट किया है ना, हाँ तो उसका वैल्यू मतलब 0 के अप्रोक्स है क्या? हाँ, द पॉइंट है, देखो एल जनरली जो होता है ना बेटा, दैट इज लेट्स जस्ट से लाइक 10 सेंटीमीटर, और आर जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज लाइक लाइक जनरली ये लोग 101 मीटर 2 मीटर ऐसे डिस्टेंस पे लेते हैं। तो जब मैं एल बाई आर देखता हूँ ना, तो दैट इज ऑलरेडी 0.1 अपॉन 1 मीटर, लाइक 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर, और 10 सेंटीमीटर भी नहीं होता ये, यहाँ पे अराउंड 1 सेंटीमीटर ही होता है रियल लाइफ में देखेंगे तो। तो अगर मैंने सोचो इतने को स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर तो इतना छोटा आ जाएगा ना, तो एल स्क्वायर अपन आर स्क्वायर बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। ओके सर। ओके। यस। ओके साना, आई विल कम डाउन टू योर क्वेश्चन। थर्ड लास्ट स्टेप एक को चाहिए डाइपोल एनालिसिस, वो वाला बाद में करूँ। थर्ड लास्ट स्टेप कौन सा बेटा, किसको क्या चाहिए थर्ड लास्ट स्टेप में? देखो मैंने कुछ नहीं किया, अच्छा यहाँ हेलो पे सर। हाँ बेटा। सर स्लाइड ऊपर करो ना। लाइट चेंज करूँ, ऊपर करूँ? आई मीन कि नीचे करो ना। या नीचे, यही लास्ट है, उसके बाद दूसरा पेज है, पहले ये एक सब। ब्लैक हेडिंग वाला है ना, उसका लास्ट सेकंड स्टेप। अच्छा ओके, नीचे इतना ही है बेटा, तो दूसरा पेज है आगे। आपको कौन से स्टेप में डाउट है? यही यही वाला पेज में ऊपर। ये वाले स्टेप में? देखो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, कौन सा एले में डाउट है बताओ? ये कन्या ऊपर का तो नहीं पूछ रही ना? यही वाला स्लाइड सर, जो अभी आपने किया। अच्छा ऊपर वाला साइड, एक काम करो पहले नीचे का देख लो, फिर मैं ऊपर का देखा पहले। हेलो सर। हाँ हाँ बेटा। सर राइट साइड का लास्ट स्टेप देखो ना, एल बाय आर कॉस थीटा, फिर -1 कट किया आपने, फिर हाँ प्लस एल बाय आर कॉस थीटा था, तो आपने 2l बाय आर लिखा, फिर बीच में प्लस है ना। देखो देखो, नहीं प्लस नहीं बेटा, देखो यहाँ पे माइनस है, 1/r1 -1/r2 है ना। तो यहाँ पे अगर मैं वो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करता तो देखो क्या है, 1/r1, 1/r को मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस एल बाई आर कॉस थीटा माइनस 1 माइनस एल बाई आर कॉस थीटा, ठीक है। तो जब मैं वहां पे सब वो 1/r को कॉमन वेमन लेके सब मैं साइन खोलूंगा ना बीच का, तो कुछ ऐसा दिखेगा, -1 प्लस एल बाई आर कॉस थीटा,
-1 और +1 गायब हो गए, तो अंदर सिर्फ एक ही चीज बचे, 2l/r cos थीटा। सर हाँ बेटा, सर आपने फोर्थ स्टेप में रेस्टो की वैल्यू को अंदर लिया जा सकते वो अलग स्टेप नहीं समझा। थर्ड स्टेप में ये जो मैंने पावर को इसको, है ना, सर हाँ हाँ, तो ये रूल क्या है ना पता है इसका, अपना बाइनोमियल थ्योरम का, कि अगर 1 ± x है और उसमें कुछ पावर होता है, तो ये पावर जो है ना वो x से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मैंने क्या किया, ये जो माइनस हाफ था ना उसको ये 2l/r cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस हाफ को लिया, ये +2l/r cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, और फिर ये आंसर निकला। ओके सर। ठीक है, ओके, अभी मैं अगला पेज दिखाता हूँ, किसी का जो भी कुछ बचा रहेगा वो देख लेना, और फिर फाइनली एक बच्चे के लिए मैं पीछे भी आऊंगा, तो जो उसका डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक काम करो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके ना इसको लिख लो। यार टाइम नहीं होएगा तुम्हारे पास, टाइम खत्म हो गया आजकल। ठीक है, कुछ डाउट आउट रहेगा ये दोनों क्वेश्चंस पे तो मेरे को पूछ लेना, देख लो एक बार ये अच्छे से। एक बच्चों के इसमें डाउट था वो देख ले। तो मुझे थर्ड सर ब्लैक कलर में जो लास्ट सेकेंड स्टेप है वो रिपीट करो, तो मुझे थर्ड वाला एक्सप्लेन करना पड़ता। अगर सबका डाउट क्लियर है क्या इसको लेके, कुछ डाउट है तो बोलो। सर ये वाला जो ब्लैक कलर में दिखाया ना आपने, कौन, अभी देखो नंबर देता हूँ मैं, आप बताओ मेरे को, 1 2 3 4 5। 5 वाला स्टेप और फिफ्थ फिर स्टेप, 6 वाला। ये वाला स्टेप। देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या पता है, मैंने दोनों के एल स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ना 10th में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है करके, तो इसलिए मैंने वो वहां पे लिखा। ठीक है, अब 6 स्टेप में मैंने क्या क्या पता है, यहाँ पे मैंने ना इसको इस 2rl cos थीटा को r से मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया, और एल स्क्वायर को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि मैं अगले स्टेप में क्या चाहता हूँ ना, r स्क्वायर को कॉमन लेना चाहता हूँ। तो क्या, जैसे मैंने r स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो इसके पास तो कुछ बचा नहीं, 1 बच गया। इसका r स्क्वायर देखो यहाँ से, सॉरी, ये r स्क्वायर, ये r और ये r चले गया, तो बचा क्या था, 2l cos थीटा और r बचा, 2l cos थीटा अपन r। इसका r स्क्वायर चले गया, तो इसके पास क्या बचा, l स्क्वायर बाई r स्क्वायर बचा यहाँ पे। ठीक है, यस सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा। किसी और को कुछ पूछना है? में ठीक है, तो आई गेस आज का लेक्चर इतना ही था हमारा। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारी और क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि मेजर जो बड़ा क्वेश्चन था वो आज हमने कवर कर लिए। ठीक है, मैं नोट्स मैम को भेज दूंगा, मैम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, चल, चलो सर, हाँ बेटा, इसका पीडीएफ भेज देना जरा। हाँ हाँ, इसका पीडीएफ मैम आपको फॉरवर्ड कर देंगे कुछ देर में। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चा, हैव अ गुड डे।